जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एजेड अध्ययन पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास यानी कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उस सभी क्वेश्चनों को आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। आसान भाषा में ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइम क्वेश्चन सारे के सारे समझने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बनेगा, बट मैं कोशिश करूंगा कम से कम समय में कंप्लीट और आसानी से आपको समझाने की। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। देखिए, बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है यानी कि पंजाब में जो भूमि की जो गुणवत्ता में कमी आई है, उपजाऊ शक्ति में कमी आई है, तो उसका क्या कारण है। उसका कारण है अधिक सिंचाई, ज़्यादा मात्रा में पानी देने की वजह से पंजाब की भूमि का निम्नीकरण हुआ है। दूसरा, इनमें से किस प्रांत में सिंचित यानी कि सोपान कृषि यानी कि सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ पर होती है? पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ इनमें से किस राज्य में पहाड़ है? उत्तराखंड में है भाई साहब, घ नंबर। अब यहाँ पे देखिए, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मृदा मुख्य रूप से आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साथ में गुजरात जैसे राज्यों में पाई जाती है। तो इनमें से कौन सा राज्य है यहाँ पर? महाराष्ट्र है भाई, यहाँ पे महाराष्ट्र आंसर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि जिनका आंसर आपको 30 शब्दों में देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, 3 राज्यों के नाम बताना है जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से किस फसल की खेती होती है या फिर किस फसल को उगाई जाती है। 2 क्वेश्चन है, ईजी है, आप लोग इजीली देख सकते हैं। काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? आपको मैंने बताया कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में मुख्य रूप से पाई जाती है। काली मिट्टी जो है, इसकी विशेषता क्या होती है? देखिए, ये मिट्टी जो होती है चट्टानों के टूटने या फिर फटने से बनी होती है। ज्वालामुखी चट्टानों के टूटने या फिर फटने से बनी होती है और इस मिट्टी की जो पानी को रोकने की क्षमता होती है कि यह बहुत अधिक होती है, यानी कि लंबे समय तक नमी को लंबे समय तक संचित करने की क्षमता होती है। काली मिट्टी को रेगूर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को रेगूर मृदा भी कहा जाता है। यह विशेष रूप से यानी कि काली मिट्टी में विशेष रूप से कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी में आपका कपास के अलावा, देखिए कपास बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा फेमस है कपास इस मिट्टी में, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कपास वाली मिट्टी कहते हैं। लेकिन इसमें कपास के अलावा आप ज्वार, बाजरा, तूर, सोयाबीन, गेहूं जैसे फसलों का भी उत्पादन कर सकते हैं सफलतापूर्वक। ठीक है, बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन का। देखिए, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है और इस प्रकार की मृदा की क्या विशेषता है। यहाँ पर भी 2 क्वेश्चन है। पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं की में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और उसकी विशेषता क्या होती है? सिंपल समझो। देखिए, पूर्वी तट की नदी डेल्टा मतलब क्या आप समझे? देखिए, नदी है, यहाँ से देखिए नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, यहाँ जो है समुद्र में अब ये नदी जाके गिरती है। तो यहाँ से जो नदी जितनी भी कचरे हो गया, मिट्टी हो गया, इसको बहा कर लेके जा रही है, उनको ये समुद्र के किनारे गिरा देती है। तो यहाँ पर जो ये गिरा देती है तो इसको क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये बनता है आपका त्रिभुजाकार, मतलब कि नदी इधर से आया और यहाँ पे आके गिरा दिया, तो यहाँ से इस एरिया में आपका इस कचरे को गिरा दिया। तो इस एरिया में जो मिट्टी का जो बनता है, इसको कौन सी मिट्टी होती है? देखिए, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं जैसे कि गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी, ये नदियाँ हैं। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, यानी कि नदी डेल्टाओं में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह मृदा नदियों द्वारा लाए गए बालू, मिट्टी और गाद से बनी होती है। मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस मिट्टी की क्या विशेषता है? ये देखिए, यह मृदा उपजाऊ होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और इससे खनिज, लवण, जैविक पदार्थ अधिक होते हैं इस मिट्टी में। यह मृदा नमी को अच्छे तरीके से संचित कर सकती है, यानी कि रोक सकती है और इसकी वजह से सिंचाई में मदद भी मिलती है। तीसरा कारण क्या है? विशेषता क्या है? धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का आदि फसलें जो है इसमें बहुत अच्छी तरीके से उगाई जा सकती है। अब बात करते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन यानी कि मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह जो बह जाती है, तो उसके क्या कारण है और उसको रोकथाम के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं या फिर जाने चाहिए। देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम
उपाय उठाए जा सकते हैं या फिर उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहला है सीढ़ीदार खेती यानी कि सीढ़ी नुमा खेती, जिसको कि हम लोग सोपान कृषि कहते हैं किताबी भाषा में। सोपान कृषि मतलब कि सीढ़ी के आकार का, मतलब यहाँ फिर इसके नीचे, इस तरीके से सीढ़ी नुमा। तो ढलानों पर खेती को सीढ़ी के आकार का बनाना जिससे कि पानी की गति को कम किया जा सके और पानी को बहने से भी रोका जा सके, पानी को स्टोर किया जा सके, ताकि जब सूखा पड़े तो उस पानी का इस्तेमाल करके भी खेती किया जा सके। ठीक है, तो ये फ़ायदेमंद है। वन रोपण यानी कि जंगलों को लगाने से जंगलों की जो मिट्टी जड़ होंगे वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, तो पानी के बहने की वजह से मृदा का अपरदन यानी मिट्टी का भाव कम होगा, इजी है। कंटूर हल चलाना मतलब कि जो ढलान है पहाड़ का उसके समांतर हल चलाना। समांतर हल चलाने से मतलब क्या होगा कि पानी अगर ऊपर से बह रही है, आपने समांतर हल चलाया है तो पानी आके उस समांतर आपने जो हल चलाया है उसमें पानी की जो रफ्तार जब गिरेगी वो धीमा हो जाएगी, तो मिट्टी के कटाव कम होगी। उसके बाद झाड़ियों और घास का बाड़ बनाना, यानी कि बेसिकली आप समझिए कि बांध बना रहे हो आप झाड़ियों के घास को लगा करके। झाड़ियाँ घास एक लाइन से लगा दोगे आप तो मिट्टी का जो अपरदन होगा तो वो घास रोक लेगी और वो घास की जड़ें मिट्टी को पकड़ के भी रखेगी, फ़ायदेमंद है ही। पानी को उचित निकासी, मतलब पहाड़ों में पानी बारिश तो होता ही है, पानी को आप पूरा स्टोर नहीं कर सकते, पानी को निकलने का सही अगर रास्ता देंगे तो मिट्टी का जो अपरदन है, कटाव है वो कम होगा। तो पानी को ठीक से बाहर निकालने की व्यवस्था हो जिससे कि जल जमाव और तेज बहाव से मिट्टी ना कटे। इजी है, आप लोग समझ गए होंगे ये भी क्वेश्चन। बात करते हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, यानी कि जिनका आंसर आपको 120 शब्दों में देना है। बेसिकली ये 4 या फिर 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि भारत में भूमि उपयोग परिवर्तन, यानी कि अभी आप भूमि का उपयोग खेती के लिए कर रहे हैं, आने वाले 10 सालों में आप उसको हो सकता है कि घर बना ले या फिर फैक्ट्री में बैठा दे, तो उसका जो उद्देश्य आपका परिवर्तन हो गया उसका क्या, उस पर वर्णन करना है। और 1960 से लेकर 61 में वन के अंतर्गत क्षेत्र में अधिक वृद्धि नहीं हुआ है, तो इसका क्या कारण है समझिए। देखिए, भारत में समय के साथ ज़मीन का उपयोग करने के तरीके बदल गए हैं, इसी को भूमि उपयोग परिवर्तन कहा गया है। पहले ज़्यादा ज़मीन पर खेती होती थी और जंगल भी ज़्यादा थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को ज़रूरत बढ़ी, घर बनाने, शहर बसे, तो ज़मीन का इस्तेमाल बदलने लगा। ठीक है, भूमि का उपयोग में बदलाव की क्या मुख्य कारण है उस पर बात करते हैं। देखिए, जनसंख्या बढ़ी, लोग ज़्यादा लोगों के लिए खाने, रहने और रोज़गार की ज़रूरत बढ़ी, तो उस वजह से ज़मीन का जो उद्देश्य था उपयोग करने को वो बदला। शहरीकरण, औद्योगिकरण, नए शहर और कारखाने बनने लगे जिससे कि खेती और जंगल के लिए ज़मीन कम बची। सड़कें और इमारतें गाँवों और शहरों में को जोड़ने के लिए सड़कें बनी, मकान, स्कूल, अस्पताल आदि के लिए ज़मीन ली गई। ये बने तो आपकी खेती और जंगलों के लिए जो ज़मीन था वो कम हो गए। विकास कार्य, बांध बनाया गया, रेलवे, कारखाने, एयरपोर्ट बनाए, अलग अलग योजनाएं जो बनाई गई, उसकी वजह से ज़मीन का इस्तेमाल किया गया, तो जंगलों को काटा गया, सड़कों को बनाने के लिए जंगलों को काटा गया, तो ये कारण तो है ही। ठीक है, अब 60 से 61 के बीच में ज़्यादा जंगल लगाए नहीं गए, मतलब कि घटे हैं लेकिन बढ़े नहीं हैं। इसके क्या कारण है? अवैध पेड़ कटाई, इलीगली पेड़ों की बहुत अधिक मात्रा में कटाई की गई है लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, समझे। लोग ईंधन, लकड़ी के लिए पेड़ को काटते हैं। ठीक है, खेती और बसावट, खेती और घर बसाने के लिए जंगलों की ज़मीनों का उपयोग किया गया। वन नीति के सही पालन नहीं किया गया। 1952 की वन नीति में कहा गया कि भारत का 33% ज़मीन पर जंगल होना चाहिए, लेकिन इस लक्ष्य को अब तक इस पर पालन नहीं किया गया। चारागाह और जल परियोजनाएं, जानवरों को चरने और बड़े प्रोजेक्ट जैसे कि बांध, नहर के लिए जंगलों का कम होती गई। जब बांध बनाए गए, नहर बनाए गए, इसकी वजह से जंगल को काट दिए गए, ये तो कारण है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। देखिए, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी और उद्योग यानी कि इंडस्ट्री का विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपयोग कैसे हुआ है। देखिए, इंडस्ट्री बढ़े हैं तो देखिए, प्रौद्योगिकी और उद्योग का विकास हुआ, तब से संसाधनों का बहुत तेज़ी से उपयोग बढ़ गया है।
इसका कारण क्या है? देखिए, मशीनों और फैक्ट्रियों की ज़रूरत है। मशीन हो गया, फैक्ट्री हो गया, फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाने के लिए कोयला, लोहा, बिजली, तेल संसाधनों की ज़रूरत तो होती है। तो इसीलिए इसका जो इस्तेमाल है ये बढ़ गया। जनसंख्या और उपयोग में वृद्धि, लोगों की ज़रूरतें, सुख सुविधाएं बढ़ी है, जैसे गाड़ियाँ, मोबाइल, एसी, फ्रिज, इन्हें बनाने के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। कारण है नवीन तकनीक से ज़्यादा दोहन, यानी नए तरीक़ों से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नए तकनीक से अब मशीन, जल, जंगल, खनिज आदि को पहले से अधिक तेज़ी से इस्तेमाल किया जा सकता है। निर्यात के लिए उत्पादन, यानी कि विदेशों में बेचने के लिए बहुत से संसाधन जैसे खनिज, लकड़ी आदि विदेशों में बेचने के लिए भी ज़्यादा मात्रा में निकाले गए। तो ये कारण है जिसकी वजह से जंगलों को अधिक जो संसाधनों का विकास, दोहन हो, वो अधिक तेज़ी से हुआ है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर, नए चैप्टर के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फुल चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, पूरा देख लीजिएगा।